और चीज़ें जो कि मैट्रिक्स अलजेब्रा का एडवांस्ड पोर्शन है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखा था और डिफरेंट मैट्रिक्स के टाइप के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं और मैट्रिक्स को किस प्रकार से इन्वर्स किया जाता है। तो कुछ एडवांस्ड फॉर्म में कैलकुलेशन, कुछ ऑपरेशंस, एडवांस्ड ऑपरेशंस यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट के बारे में कि आखिर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। तो डिटर्मिनेंट जो ऑब्टेन्ड हम करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, वह किसी एक पार्टिकुलर रूल के द्वारा मल्टीप्लाई या फिर ऐड करते हैं हम मैट्रिक्स को, उस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे। जैसे यह 2×2 का एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप देखेंगे जो प्राइमरी डायगोनल है उसके दोनों एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया, 1 × 4 - 3 × 2, दूसरी तरफ से भी मल्टीप्लाई करके 4 - 6, इस तरीके से हमने -2 डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट किया। यह एक सिंपल एग्जांपल है। बाद में हम देखेंगे कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्जांपल को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बाद में उसे भी देखेंगे। तो इस प्रकार से एक रूल के द्वारा हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और जो डिटर्मिनेंट के जो साइन होंगे, पॉजिटिव या निगेटिव साइन होगा, वह भी एक सर्टेन रूल के तहत ही अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला है वह है -1⁻r+c। यहाँ पर r जो है जिस भी एलिमेंट किसी एलिमेंट का रो नंबर है और जो c है वह उस पार्टिकुलर एलिमेंट का कॉलम नंबर है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हर एलिमेंट का एक रो नंबर होता है, एक कॉलम नंबर होता है। तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट का क्या रो नंबर है, क्या कॉलम नंबर है, उसके बेसिस पर हम जो डिटर्मिनेंट का साइन होता है उस कैलकुलेशन में वहाँ पर हम रखते हैं। तो इसे हम देखेंगे आगे। ये सारी चीज़ें जब मैं आगे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यह एक डेफिनेशन है। इसके तरीके से इसको यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। आगे देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर किसी डिटर्मिनेंट में, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, वहाँ पर माइनर किस प्रकार से निकालते हैं। माइनर का भी कंसेप्ट डिटर्मिनेंट में यूज किया जाता है। तो यह एक मैट्रिक्स है। तो इसके माइनर हर एक 3×3 का मैट्रिक्स है ये, और इसके हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक माइनर होगा। तो मान लें कि इस पहले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में यदि माइनर को हमें देखना है तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को एक्सक्लूड कर देंगे। ये जो एलिमेंट्स है A22, A23, A32, A33, यह एक माइनर होगा इस मैट्रिक्स का A11 के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार से A12 के रिस्पेक्ट में यदि हमें माइनर निकालना होगा तो ये वाला कॉलम को एक्सक्लूड करेंगे और इस वाले रो को एक्सक्लूड करेंगे। वह पार्टिकुलर एलिमेंट जिस भी रो या कॉलम में आएगा उस कंप्लीट रो और कॉलम को एक्सक्लूड करते हुए जो अदर एलिमेंट रह जाएंगे उसको माइनर के तरीके से ले लिया जाएगा। तो यहाँ नीचे हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इसी एग्जाम्पल का माइनर यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख पाएंगे कि A11, A12, A13 के रिस्पेक्ट में इस तरीके से माइनर को निकाला गया है। और यदि सारे एलिमेंट्स के माइनर को देखा जाए तो जिस प्रकार से मैंने समझाया है उसे ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से हम हर एक एलिमेंट का माइनर को निकालते हैं। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर मैंने यह कहा था
कि डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन के दौरान हर एक एलिमेंट का जो साइन होता है, उस मैट्रिक्स के जो हर एक एलिमेंट का साइन होता है वह एक फार्मूला के द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा निर्धारित होता है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वो जो फार्मूला है, जैसे मान लें कि डिफरेंट एलिमेंट्स है, यहाँ पर कई सारे ये सारे एलिमेंट्स हैं, सबके लिए साइन को यहाँ पर निर्धारित करना होगा कैलकुलेशन के दौरान। तो A11 जो एलिमेंट, पहला एलिमेंट है, उसके साइन को यहाँ पर -1 टू द पावर r प्लस c। तो ये A11 जो है, इसका रो और कॉलम दोनों 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा इसका साइन। इस एलिमेंट का साइन जब भी हम कैलकुलेशन, डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन में इस एलिमेंट को यूज करेंगे तो इसका साइन प्लस होगा, +1। तो और दूसरी तरफ यदि हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, A12 नंबर एलिमेंट की बात करते हैं, तो उसमें भी r + c के फार्मूले में यहाँ पर रो तो 1 है और कॉलम यहाँ पे 2 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो उसके लिए जो साइन होगा वह माइनस का साइन यूज करना होगा। तो यहाँ पर एक थंब रूल है कि यदि r + c इवन आता है तो उस कंडीशन में हमें उस एलिमेंट के लिए प्लस का साइन यूज करना है, और यदि r + c ऑड आता है तो उस कंडीशन में उस एलिमेंट के लिए हमें निगेटिव का साइन यूज करना है। इस फार्मूले को यूज करने की ज़्यादा जरूरत तो नहीं है, इस थंब रूल से ही हम इस काम को चला लेंगे। अब इस 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो यह काफ़ी सिंपल है। इसमें इस प्रिंसिपल डायगोनल जो है, इनके दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हुए इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 × 4 - 3 × 2 4 - 6 -2 हो गया इसका डिटर्मिनेंट। और इसका डिटर्मिनेंट जो है वह 0 नहीं है, इस वजह से यह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से दूसरे मैट्रिक्स की भी कैलकुलेशन यहाँ पर दी गई है डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन के लिए, और डिटर्मिनेंट को इस ट्रायंगल साइन से दिखाया जाता है। अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ 3x3 के मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार से डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब भी यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए हम डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी रो को यूज करें या किसी भी कॉलम को यूज करें, आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वह सेम ही आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को लिया गया है, आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो को ले ले, या थर्ड रो को ले ले, या फर्स्ट कॉलम को ले ले, सेकंड कॉलम को ले ले, थर्ड कॉलम को ले ले। आप किसी को भी यूज करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा सेम आएगा। तो देखते हैं आखिर प्रोसेस क्या है। तो यह एक 3x3 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पर फर्स्ट रो को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट किया जा रहा है। 2, 1 और 4 ये 3 एलिमेंट को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट का कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों एलिमेंट के रिस्पेक्ट में माइनर्स को रखना होगा। तो 2, 1 और 4 ये तीनों एलिमेंट को लिया गया, 2, 1 और 4, और इसकी साइन जो है जिस तरीके से साइन निकालनी है, जो कि ऑलरेडी इससे पहले फार्मूला में बता रखा है कि किस प्रकार से इनकी साइन को चूज करना है। तो पहले के लिए 1 + 1 2 हो जाएगा, और दूसरे में 1 + 2 3 होगा तो साइन माइनस हो जाएगा, और तीसरे में 2 + 2 साइन जो होगा वह 4 होगा तो प्लस हो जाएगा साइन। तो इस प्रकार से 1 + 3, तीसरे वाले में 1 + 3 होगा क्योंकि 1 3 इसका पोजीशन होगा, जो कि 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यह साइन जो है वह प्लस होगा। तो हमने साइन डाल दिया और उस एलिमेंट को डाल दिया। तो इस प्रकार से हम साइन को यूज करते हैं, हर जिस भी एलिमेंट को यूज करना है उसके लिए साइन को यूज करते हैं। और ये हमने साथ में माइनर रख दिया है। तो माइनर फर्स्ट एलिमेंट के लिए इस रो और कॉलम को हटाकर 4, 1, 2, 3 ये रख दिया। सेकंड वाले एलिमेंट के लिए इस दोनों रो और कॉलम को हटाकर हमने यहाँ पर माइनर रख दिए, और थर्ड वाले एलिमेंट के लिए इस वाले कंप्लीट रो और इस वाले कॉलम को हटाकर हमने 3, 4, 5, 2 ये माइनर रख दिया। तो अब हमने आगे कैलकुलेशन देखना है किस प्रकार से करना है। 2, 4 × 3 - 2 × 1। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। 12 - 2 सेकंड वाले के लिए देखते हैं। 3 × 3 - 5 × 1। तो
ये वाला वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेशन आ गया, और तीसरे 3 × 2 - 5 × 4। तो इस प्रकार से हमने ये आगे कैलकुलेशन किया, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा -40 आएगा। तो यह जो मैट्रिक्स है यह भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वह 0 नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा डिटर्मिनेंट से जुड़ी हुई कुछ थंब रूल्स, जिसको देखते हुए आप आराम से बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स का 0 हो जाएगा। तो किन किन कंडीशंस में डिटर्मिनेंट 0 होते हैं इसे हम देखेंगे। तो यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई एक पार्टिकुलर रो और दूसरा पार्टिकुलर रो इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल हो, तो उस कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट होंगे वह 0 हो जाएगा, यानी मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा। या फिर कोई एक कॉलम जो है दूसरे कॉलम का बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जिस तरीके से एक कॉलम में वैल्यू दिए गए हैं, यदि दूसरे कॉलम में भी बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आएंगे तो जो डिटर्मिनेंट होंगे वह 0 हो जाएंगे। या फिर दूसरा कंडीशन, यदि कोई एक रो है उसमें जो भी वैल्यूज़ दिए गए हैं वह जो दूसरे 2 रो हैं उनके समेशन के बराबर है, यानी कि कोई एक पार्टिकुलर रो है उसमें जो वैल्यूज़ दिए गए हैं वो अदर 2 रो में जो वैल्यूज़ हैं उनके समेशन के बराबर आ रहे हैं, तो भी उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट 0 हो जाएंगे। या फिर इसी तरीके से कोई एक कॉलम है, उसकी जो वैल्यू है, उनके जो डिफरेंट वैल्यूज़ है उस कॉलम में एलिमेंट्स के, वह जो उसी मैट्रिक्स में जो और दूसरे 2 कॉलम हैं उनके समेशन के बराबर यदि आ जाता है तो फिर उस कंडीशन में भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएंगे। या फिर तीसरा कंडीशन क्या है, जब डिटर्मिनेंट 0 होंगे तो कोई एक रो है उसमें जो वैल्यू है वह किसी दूसरे रो के में किसी एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। जैसे कि मान लो कि कोई एक पहला रो है उसमें 1 2 3 वैल्यू है, और जो दूसरा रो है उसमें 2 4 6 वैल्यू है। तो यानी कि जो दूसरा रो है वह पहले रो में हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट होंगे वह 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यह इस चीज़ को कॉलम पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर कॉलम है, उसकी वैल्यू किसी दूसरे कॉलम में किसी एक पार्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट होंगे वह 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई एक पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में सारे वैल्यूज़ 0 हो तो उस कंडीशन में भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वह 0 हो जाएगा। यह भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, यह बी नंबर पॉइंट जो है यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें यदि 2 मैट्रिक्स ए और बी दी गई है और कोई एक मैट्रिक्स में, मान लें कि ए मैट्रिक्स में कोई एक रो या कॉलम है जिसमें जो वैल्यूज़ दिया गया है वह दूसरा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी में किसी उसी पार्टिकुलर रो या कॉलम पर जो वैल्यूज़ दी गई है उससे n टाइम मल्टीपल है वह, ठीक है। मान लें कि पहले मैट्रिक्स में 1 2 3 है कोई एक पार्टिकुलर कॉलम, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में हो सकता है 2 4 6 हो, तो उस कंडीशन में क्या ये रिलेशनशिप बनेगा, तो जिसमें मल्टीपल हो रहे हैं 2 से या 3 से मल्टीपल हो रहे हैं, उस कंडीशन में उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वह भी पहले मैट्रिक्स के तुलना में उस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि पहले के केस में यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आ रहा है तो जो सेकेंड मैट्रिक्स होगा उसमें वैल्यू यदि 2 के साथ मल्टीपल हो रहा है तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। यह भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बीच में। ऐसे ही यह जो सी पॉइंट है यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स ए है, ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल पर ही नॉन जीरो एलिमेंट हो और सारे एलिमेंट जो है डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट है वो सब के सब 0 होंगे। तो वैसे कंडीशन में जो हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट वह काफ़ी इजी हो जाएगा। तो वो जो भी एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएंगे।
जैसे कि हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में सम करके निकाला था, ऐसे ही यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसमें हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद हम बहुत आराम से डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, 6 प्रॉपर्टी यहाँ पर देखेंगे जो कि अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, लगभग उन्हीं सारे कंसेप्ट से मिलता जुलता यह प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी जो है वह यह है कि इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रो और कॉलम्स आर सिमिलर देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो यहाँ पर देखेंगे रो 1 ये फर्स्ट रो है और रो 2 ये सेकेंड रो है, तो ये दोनों के जो एलिमेंट है वह बिल्कुल सिमिलर है, 1 2 3 1 2 3। तो इस कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट होगा वह 0 हो जाएगा। तो जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया है, फर्स्ट रो को या सेकेंड रो को या थर्ड रो को किसी को भी आप लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपको माइनर्स निकालने होंगे और यह कैलकुलेशन 0 आ रहा है, यानी कि यह सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये फर्स्ट रो को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और इसी प्रकार से आप यह जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें R1 और R3 यह दोनों इक्वल है, 1 2 1 1 2 1। तो इसमें भी जो पाया गया कि जो डिटर्मिनेंट है वह 0 हो जाता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वह यह है कि इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम्स आर सम ऑफ अदर रो एंड कॉलम्स देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो R3 है 4 6 8 यह R1 और R2 के समेसन से बना है। 1 3 4 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, 3 + 5 8 हो गया। तो यह जो रो है इन दोनों रो के समेसन के बराबर है। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप बन रहा है जिस वजह से इसके भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर कैलकुलेशन इस प्रकार से किया गया है और यह दिखता है कि यह डिटर्मिनेंट 0 है। थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि कोई रो या कोई कॉलम 0 हो, सारे एलिमेंट 0 हो, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेकंड रो है उसमें तीनों एलिमेंट 0 है, तो उसकी जो डिटर्मिनेंट है वह 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए कैलकुलेशन में यह 0 के बराबर आ गया है और यहाँ पर सेकंड कॉलम जो है वह 0 हो गया। तो यहाँ पर भी जो कैलकुलेशन किया गया है वह 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट। अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी को देखेंगे। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि कोई एक पार्टिकुलर रो है, मान ले कि R2, इसमें जो वैल्यूज़ एलिमेंट दिए गए हैं 2 4 6 है, वह किसी दूसरे रो जैसे फर्स्ट रो है 1 2 3 दिया गया है, 1 2 3 में यदि हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। तो यह एक रिलेशनशिप बन रहा है जिसमें कि सेकंड रो फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट होंगे वह 0 होंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाया जा रहा है जहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 हो रहे हैं। अब यह प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 यह बताता है कि मान ली कि 2 मैट्रिक्स है, उसमें कोई एक पार्टिकुलर पहले मैट्रिक्स में किसी एक रो और कॉलम के वैल्यू को यदि किसी एक पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो दूसरा मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वह भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मान ले कि इस मैट्रिक्स में हमने डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट किया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन 3 आ रहा है, और हमने दूसरा मैट्रिक्स देखा जिसमें कि आप देख पाओगे कि इस पहले मैट्रिक्स में जो सेकेंड रो है 1 2 1 1 2 है, और यह जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें और सारे वैल्यू तो सेम है, लेकिन यह वाला जो सेकेंड रो है उसमें 1 2 1 1 2 के जगह पे 2 2 4 है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस मैट्रिक्स में इस पार्टिकुलर रो में हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपका इस कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट आएगा वह भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले कंडीशन में 3 था तो अब यह 6 हो जाएगा। यह लास्ट प्रॉपर्टी है जो यह बताता है कि कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स हो। यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है और सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसमें जो डिटर्मिनेंट होगा वह
एलिमेंट्स के मल्टीपल के बराबर होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के। तो आप देख पाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 6। आप इसे कैलकुलेट भी यदि करेंगे इस प्रकार बाय रूल तो भी यह 6 के ही बराबर आएगा। इसी प्रकार से यह दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें 2 3 2 है, इसमें 2 इंटू 6 इंटू 2 12 होगा, और बाय रूल भी यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 12 ही आएगा। अब यहाँ पर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स क्या होता है? तो जैसे कि हम सिंपली कैलकुलेशन में जैसे 2 का इन्वर्स यदि बोला जाए तो 1/2 तो 0.5 हो जाएगा, ये हम सिंपल वे में निकालते हैं। इसी प्रकार से हम मैट्रिक्स का भी इन्वर्स करते हैं, लेकिन यह प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो हम पहले देखेंगे कि आखिर इन्वर्स क्या होता है। यदि दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया और जो उसका मल्टीप्लिकेशन है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया, तो उसे हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स बी ए का इन्वर्स है। तो दो मैट्रिक्स ए और उसका इन्वर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। और ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें जो डायगोनल होते हैं वह 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट, कोई एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स है या नहीं है। तो यहाँ पर जनरली 6 मेथड यूज किए जाते हैं इन्वर्स के लिए: एडजॉइंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, पार्टीशनिंग मेथड, डू लिटल मेथड और पिवोट कंडेंसेशन मेथड। तो हम जो यहाँ पर देखेंगे वो एडजॉइंट मेथड को यूज़ करते हुए इन्वर्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेप्स है, पहले स्टेप में हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स में जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वह 0 नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसकी फिर माइनर निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद इस फार्मूले की मदद से इन्वर्स जो है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इस फार्मूले से हम इन्वर्स को यहाँ पर निकालेंगे और लास्ट में वेरीफाई करके देखेंगे कि जो इन्वर्स आया है उसे उस मैट्रिक्स के साथ, ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसका मतलब कि हमने सही से इन्वर्स को किया है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप मैट्रिक्स की इन्वर्स तभी कर सकते हैं जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो और जो डिटर्मिनेंट हो वह नॉन 0 है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को 3/3 का मैट्रिक्स है, इसे इन्वर्स करने की कोशिश करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट सबसे पहले देखेंगे इन्वर्स करने के लिए। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वह -7 है और यह 0 नहीं है, तो हम इसको इन्वर्स कर सकते हैं। ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर है और नॉन सिंगुलर है, तो आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। यदि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होता और या फिर यदि जो डिटर्मिनेंट है वह 0 हो जाए तो उस कंडीशन में शुरुआत में ही हम यह बोल सकते हैं कि नहीं, इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम माइनर को देखेंगे, हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में माइनर को बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि यदि 1 के लिए माइनर देखना है तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को एक्सक्लूड करके अदर वैल्यूज़ को, अदर एलिमेंट्स को एक साथ रखते हुए हम माइनर को लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनर रखा गया है और यह एक कैलकुलेशन करेंगे। 3 × 4 12 माइनस 5 × 1 5, तो ये 7 हो गया। इसी प्रकार से हर वैल्यू में पहले प्राइमरी डायगोनल फिर दूसरे वाले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू रख दिया है। और इसके बाद को फैक्टर को निकालेंगे हम। को फैक्टर को निकालने के लिए हम एप्रोप्रिएट साइन देंगे। ये जो एक मैट्रिक्स बना है माइनर के हेल्प से, तो उसको एक एप्रोप्रिएट साइन देंगे। तो ऑलरेडी साइन किस प्रकार से देना एलिमेंट को वो भी मैंने डिस्कस कर रखा है। r+c का वैल्यू देखेंगे, यदि इवन है तो वहाँ पर एक प्लस ऐड करेंगे और यदि ऑड है तो माइनस ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्लस और माइनस ऐड किया है। तो ये जो अब जो साइन आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट में ऑलरेडी प्लस है और प्लस ऐड किया तो ये प्लस हो गया,
यहाँ पर सेकंड एलिमेंट में प्लस है, लेकिन हम यहाँ माइनस ऐड करेंगे क्योंकि ये ऑड होगा, 1 + 2 3 है, ऑड है, तो ये माइनस हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे 1 + 3 4 होता है जो कि इवन है, तो यहाँ पर प्लस डालेंगे, ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम एप्रोप्रिएट साइन को यूज करेंगे और ये हमारा हो जाएगा कोफैक्टर। अब जो हमें कोफैक्टर मिल गया है उसे हम जो कोफैक्टर के जो मैट्रिक्स है उसे हम ट्रांसपोज करेंगे। ऑलरेडी मैंने ट्रांसपोज करना सिखा रखा है, बता रखा है, जिसमें कि एक पार्टिकुलर रो को फर्स्ट कॉलम से चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यह हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स करने के लिए, पार्टिकुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स करने के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे और फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो जो यहाँ डिटर्मिनेंट है -7 है, 1 डिवाइडेड बाय -7 और एडजॉइंट ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो 1/7 से इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक एलिमेंट को 1/7 करना होगा। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स आया ये हमारा इन्वर्स आ गया। अब इस पूरे प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए हम जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स के द्वारा जो कि हमने कैलकुलेट किया है, और देखेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है या नहीं बनता है। तो ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को आप लोगों को समझा रखा है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है। और यहाँ पर नीचे कंप्लीट नहीं आ रहा है, ये कट जा रहा है, यहाँ तक पेज नहीं दिख रहा है, लेकिन यह जो मैट्रिक्स है यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है जिसमें डायगोनल में 1 पहला एलिमेंट आप लोगों को दिख रहा है, पहला एलिमेंट 1, फिर सेकंड डायगोनल एलिमेंट भी 1 और थर्ड भी 1 है। तो इस पर, और जो दूसरे एलिमेंट्स है वह 0 है। तो इस प्रकार से हमने वेरीफाई करके भी देख लिया कि यह मैट्रिक्स का इन्वर्स हमने सही तरीके से निकाल लिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से इन्वर्स किया जा सकता है, और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हमने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कंसेप्ट को हमने देखा, डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में जो पूछा गया है, दिया गया है, उससे रिलेटेड तमाम कंसेप्ट को हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है। अगले लेक्चर में एक और बायोमेट्रिकल टेक्निक्स के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।